लेकिन सुबह के निकले हुए थे और काफी लंबा सफर तय किया, लोग थके भी हुए थे और जैसा कि समय भी चल रहा है शादी विवाह का, काफी जाए हम संविधान बदल देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है उन लोगों को संविधान बदलने की? भैया तो आखिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि संविधान बदल जाए? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था अगर कोई घटना घटित होती है, कोई भी अगर बात निकल कर आती है, या आमतौर पर हम कहें अगर हमको बुखार आया है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई चीज निकल कर नहीं आती है। ये लोग जो मतलब सामंतवादी लोग हैं, संघी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग संविधान बदलने की अगर बात कर रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। उसका कारण है, भैया ने बताया था कि कुछ दिन पहले अगर कुछ साल पहले अगर हम जाएं, हम लोगों को कुछ अधिकार नहीं था। और हमारी दादी बैठी हैं, इन्होंने तो शायद वो यातना झेली भी हो। जब जमींदारी प्रथा चला करती थी, हमारे समाज को ये समझ लीजिए कि उनका जीवन जानवरों जैसा था, उससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। किसी की बराबरी में बैठ नहीं सकते थे, किसी से बहस नहीं कर सकते थे। यहां तक कि आलम यह था अगर किसी के हम मजदूरी करके आ जाते थे तो मजदूरी मांगने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं होती थी। दरवाजे पे जाते थे, खड़े रहते थे, जैसे भिखारी लोग खड़े होते हैं, आते हैं दरवाजे पे, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे खड़े रहते थे। वो घर से बाहर निकलते थे और धुतकारते थे, क्या है रे, नाम लेकर के। छोटा बच्चा निकलता था, फिर भी वो हमारे समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को तुकार करके बोलता था, कहा है साहब, घर में लंबरदार जो भी उनका होता था, घर में या चुका है, कुछ मिल जाते। अपनी मजदूरी भी भीख की तरह मांगनी पड़ती थी। ऐसा जीवन था हमारे समाज का। आज हम देख रहे हैं कि कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कहीं जाते हैं तो पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, बढ़िया चमचमाती गाड़ी से निकलते हैं। आज सदरी हम पहने हुए हैं, झलकारे हैं, एकदम टोपी लगाए हैं, माइक में बोल रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे? इस धरती पर एक महापुरुष पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण की, स्कूल के बाहर बैठ के शिक्षा ग्रहण की। ऐसे जैसे यहाँ पर बाहर चप्पल उतार दो, घर के बाहर निकाला रहता है, पड़ा रहता है, तो उन्हीं पर बैठ करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, पढ़े लिखे, और उनकी जितनी भी उनकी काबिलियत रही, उस काबिलियत में उनकी पत्नी ने उनका भरपूर साथ और सहयोग दिया। वो इतने काबिल बने, इतने काबिल बने पढ़ लिख करके कि जब देश आजाद हुआ और जब इस देश का संविधान, संविधान मतलब होता है कानून, और कानून मतलब होता है नियम। हमारे घर में भी नियम होता है ना, कायदा कानून। जैसे कि ये हुआ का कहीं की बड़की बहुरिया, छोटकी बहुरिया, मंझली बहुरिया, तुम्हारिया काम है, तुम्हारिया काम है, तुम्हारिया काम है। घर के बाहर का काम बड़की बहुरिया करे, रसों के काम छोटकी बहुरिया करे, एक बाहर नहीं निकलेगा। मझली काम द्वारे मुहारे का काम कर ले। यानी हम लोग के घर में भी नियम होता है जिससे घर हमारा चलता है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शांति बनी रहती है। हमारे घर का उसको संविधान हुआ, वैसे ही देश का भी संविधान है। पुलिस वालों को ये काम करना है, डीएम को ये काम करना है। तो वो संविधान जो लिखने का जो मौका मिला बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने लिखा कि इस देश में आज के बाद, यानी जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन से अगर कोई छोटी कास्ट का व्यक्ति, जिसे हम उस समय अछूत कहते थे, शूद्र कहते थे, अगर वो किसी के यहाँ मजदूरी करके आता है तो शाम को छुट्टी से पहले उसको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। और वो उस कार्य के लिए कितनी मजदूरी लेगा? पहले क्या था, मनमानी, जितना मन होता था उतना वो देते थे। लेकिन अब भैया हो, दिहाड़ी मिस्त्री के 600 रुपया चलत है, 600 रुपया दे हो तो कल उबे, नहीं तो ना उबे।
ये अधिकार लिखा कि आपको अपना मेहनताना तय करने का हक आपका है। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का छुआछूत की भावना नहीं रख सकता है, ये लिखा। और उन्होंने संविधान में लिखा कि अगर किसी भी सरकारी विभाग में 100 नौकरी निकलेगी तो 100 में से नौकरी में से 20 नौकरी अनुसूचित जाति, जिसमें चमार, पासी, कोरी, धोबी, यानी जितनी भी इस तरह की जातियां सब आती हैं, उनको 20 नौकरी देनी ही पड़ेगी। आज हमारे समाज के कोई मास्टर हो जाता है, कोई रेलवे में चला जाता है, वो उनकी काबिलियत है, लेकिन काबिलियत से पहले बाबा साहब ने जो लिखा कि इतने लोगों को नौकरी तुमको देनी ही पड़ेगी, मतलब देनी ही पड़ेगी, इसकी वजह से नौकरी हमको आसानी से मिल रही है। तो बाबा साहब ने अधिकार लिखा संविधान में, जिसकी वजह से आज हम यहां पर पहुंचे। तो ये उनको जलन है जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि कल तक जो आदमी हमारे घर के बाहर हमारे यहाँ जानवरों का कचरा उठाया करता था, गोबर फेंका करता था, हमारे घर के जूठे बर्तन साफ करता था, जिनको हम धुतकारते थे, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे बराबर से बैठ जाएं, आज हमसे ऊपर जाके बैठ रहा है। आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बन गई, बड़े बड़े लंबरदार जाके उनके पैर छूना पड़ रहा था उनके सामने, ये उनको जलन हो रही थी। बताओ, मुख्यमंत्री बन गए, उनके पास जाके उनका पैर छूना पड़ रहा है। हमारे समाज के डीएम बन गए, जिलाधिकारी जिनको कहते हैं, जिनको कलेक्टर कहते हैं। अब यहाँ के लंबरदारों को जाना पड़ता था तो उनको सलाम, डीएम साहब सलाम, यानी झुकना पड़ता है। उनको ये जलन है कि बताओ, ये ऋषि कुमार गौतम डीएम बन गए, अब चलिए इनका हम सुदौनों का हम झुक के सलाम करी। संविधान गलत है, संविधान बदलेगा पड़े। चमार डीएम ना बने, कोरी डीएम ना बने, पासी डीएम ना बने चाहिए, ये जलन है उनको, इसलिए वो संविधान बदलने की बात करते हैं। तो ये उनकी मंशा है, वो हमारा हक अधिकार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो हमें आपको उनको सबक सिखाना है। बहुत सारे गांव में अक्सर ये होता है, जब बातें आती हैं तो हमारे राजकुमार भैया ने भी बताया कि कोई, अरुण भैया ने भी बताया, कोई अपने घर से नहीं देता है। कहते हैं भैया प्रधान रहे, देखो इतने अच्छे प्रधान रहे, कॉलोनी दे दीन, इतने अच्छे प्रधान रहे, हमका पेंशन बढ़ा दीन। हमारे राजकुमार भाई ने आर्टिकल के साथ बताया था कि संविधान में लिखा है कि अगर कोई बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग पुरुष है, उसके माँ यानी उसके जो बेटे हैं, उसका जो बहू है, अगर उनकी सेवा नहीं कर रही है तो संविधान कहता है उन बुजुर्ग माता पिता की सेवा सरकार करेगी। उनकी वृद्धा पेंशन उनको दीजिए ताकि वो अपने बच्चों के मोहताज ना रहें। ये संविधान में लिखा है, ये लोग अपने घर से नहीं देते हैं। संविधान में लिखा है कि आपको खेती के लिए अगर कोई भूमिहीन व्यक्ति है, वो ग्राम सभा की जमीन है, तो उनको देना पड़ेगा कि भूमिहीन है, इनको दीजिए 1 बीघा जमीन, खेती करके अपना गुजर बसर करेंगे। संविधान में लिखा है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो छोटी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको ऐसे अधिकार मिले, ऐसे उनको पावर मिले, वो लोग नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग को पावर मिलेगा, सत्ता मिलेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वो लोग, उनको जलन ईर्ष्या, इसलिए वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हमने देखा, चर्चा हो रही थी कि उन लोग को हराना बड़ा मुश्किल है। हर जगह तो बिहार में बेईमानी कर लिए, वहां बेईमानी कर लिए, सब जगह बेईमानी करके जीत जा रहे हैं, उनको हराएंगे कैसे? तो ये जान लीजिए, एक पेड़ है ये नीम का, इसकी कितनी भी टहनियां हैं, टहनियां काट दो लेकिन पेड़ सूखेगा नहीं, फिर वो पनप आएगा। अगर किसी पेड़ को सुखाना है तो उसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी। और ये जो यहाँ पर सामंतवादी लोग सत्ता में बैठ गए हैं, इनकी जड़ें हैं पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, ये इनकी जड़ है, ये इनके पोषक हैं। अगर गलत आदमी प्रधान बनेगा, हमने गांव में, कई गांव में हम लोग जाते हैं, शिकायतें आती हैं, भैया उनको 2 मंजिला पक्का मकान बना रहा तब उनका कॉलोनी दे दीन प्रधान। और ये हर ग्राम सभा की शिकायत है, कहीं पर भी आप जाएं, पक्के मकानों को कॉलोनी मिली है, काहे मिली है? कहूं न कहूं उनके करीबी प्रधान बना है, गलत लोग प्रधान बने हैं, इसकी वजह से ये होता है। तो पंचायत चुनाव में इनको हराइए,
खुद ही ये लोग हार जाएंगे, और ये हार जाएंगे तभी आपका संविधान बचेगा। संविधान बचेगा तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। सबसे बुरी स्थिति हमारे समाज की महिलाओं की थी, और हमारे समाज की नहीं, उनके समाज की भी महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। हमारे समाज की महिलाएं तो फिर भी घर के बाहर निकलकर खेतों तक चली जाती थी, घूम फिर आती थी, काम धंधा कर लेती थी, टहल आती थी, लेकिन उनकी घर की महिलाओं को तो चौखट के बाहर नहीं निकलने का अधिकार था, जिसे जेल में बंद रहने का अधिकार था। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को अधिकार देकर उनको घर के बाहर निकाला। अगर बाबा साहब न पैदा हुए होते तो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी न बनी होती, वो किसी घर में चौका बर्तन कर रही होती। बाबा साहब की हमारे देन है, हमारे संविधान की देन है, वोट की ताकत की देन है। तो इसलिए आप अपने वोट की ताकत को पहचाने, और आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर 1 करोड़पति आदमी जो एसी में बैठकर चलता है, घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, एसी में ही उसका जीवन बीतता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो एसी छोड़ देता है, ऑफिस का एसी छोड़ देता है, घर का एसी छोड़ देता है, तुम्हारे आके पैर पकड़त है। जौन आदमी को वो तुमका चिन्हत नहीं रहा, वह तुम्हारा पैर पकड़ लिए थे। सोचो कितना कीमती वोट है, बड़े बड़े आगे पैर छू लिए, इतना कीमती वोट है, और इतना कीमती वोट खाली 500 रुपए में दे दिए, गलत चीज है यार। खाली एक साड़ी में दे दिए, गलत चीज है। इतनी कीमती चीज है यार, अंदाजा लगाओ कितनी कीमती चीज है कि बताओ। हमारे यहाँ के तो राजो महाराजा के एकदम हाथ जोड़ दिया है, उनका कौन जरूरत जोड़े के, उनके पास कौन खजाना की कमी है, लेकिन सोचो उनके खजानों से ज्यादा कीमती तुम्हारा वोट है, जेके खातिर का हाथ जोड़ा थी। सोच लियो कितनी कीमती है। 500 रुपए में दे लायक चीज नहीं ना। अगर कोई प्रधान का आता है तो उससे बोलो हम वोट देवे, फ्री में देव तुमका, लेकिन लिस्ट बना के रखो अपने, कम से कम मोहल्ला का तो लिस्ट बनाए रखो, हमारे मोहल्ला में यह कमी है, जीते के बाद तुमका एक कमी दूर करेगा पड़े, दूर ना करिए तो दोबारा तुमका शकल दिखावे ना ही है भी। उनका दोबारा अगर या जो चुनाव प्रधान जीत जाते ना, ये समझो कि मुंह में खून लागबा है, दोबारा फिर रही हैं तो तुमका शकल दिखावे खातिर का मारे शर्म के तुम्हारा काम यू करिए। और जब उनके द्वारे तुम जइहो ना, तुमका वनाए के ना पड़े। जैसने जइहे कहा कहीं रमेश आए हैं, कहीं जवान बड़ी मेहनत की रहा है हमारे साथ, एक पैसा नहीं लीस, बहुत हमारा का सम्मान दी से, तुरंत भी तौलिया लपेटे रही है, तौलिया में लपेटे लपेटे बाहर रही है, कहीं रमेश भैया का हाल चाल है, लेकिन पैसा वही रमेश लिए रही है। अरे का बा, कहीं 500 रुपया लीस रहा है, कहीं अगली चक्कर 1000 रुपया दे सारे का, कहीं तो बैठे रहा है, अब हम नहा रहेंगे। तो ये वोट की ताकत है। आप लोग अपनी वोटों को पहचाने, सही जगह दें। भीम आर्मी हमेशा आप सबके लिए खड़ी है। आप लोग सोचते होंगे, देखते होंगे, जानते हैं, आर बगल में घटनाओं में, मोबाइल में हम लोगों के लिए कहे जाने लगा है कि 112 से पहले हम लोग पहुंचते हैं अपने समाज के लिए। रात के चाहे 12 बजा हो, चाहे 1 बजा हो, हम लोग तत्पर रहते हैं और हमेशा रहेंगे। चुनाव में आना सिर्फ एक मजबूरी है कि प्रशासन हमारी सुने और हम अपने समाज का ज्यादा भला कर सकें। ये आप जान लीजिए। हम थाने में जाते हैं, अभी हमारे समाज का कोई FIR नहीं लिखा जाता है, तो हम थानों में हम जाते हैं, हजारों की संख्या में जाना पड़ता है, तब जाकर के थानेदार मुकदमा दर्ज करता है। लेकिन अगर आप कोई ताकत हमें दे देंगे, तब हम अकेले भी चले जाएंगे, तो थानेदार सोचेगा कि जिला पंचायत है, आया है, भी कुछ नहीं था तब 1000 लेकर के आता था, अब जिला पंचायत बन गया, अभी एक फोन कर देगा तो थानवा हमारा घेर लेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, इसका काम पहले करो, इनके समाज का काम पहले करो। तो ये उम्मीद लेकर के हम लोग यहाँ पर हैं। बाकी हम पंचायत चुनाव से ऊपर हम नहीं जाएंगे। बाकी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह की वो आवाज उठाते हैं संसद में, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, वो कोई नेता आज तक उठा न सका है, न उठा पा रहा है। जो लोग यहाँ पर हमारे कई गणमान्य सदस्य मौजूद हैं, जो राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं, लगाव रखते हैं, वो जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में, संसद भवन में वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल पेश हुआ,
और उस पर बहस चल रही थी। इस समय एक बहुत कद्दावर नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं। मैं सत्ता की तो बात ही नहीं करूंगा, वो तो सत्ता में है ही है, वो तो अपनी मनमानी करेंगे ही। मैं विपक्ष की बात करूंगा जो मजबूत है, जिसके 37 सांसद हैं और विधानसभा में मजबूत स्थिति में है। जब वक्फ बोर्ड पे बोलना था, आधे घंटे में एक भी शब्द उसने वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं बोला। संसद के जो स्पीकर होते हैं उनको टोकना पड़ा, माननीय यादव जी जरा बिल पर बोल दीजिए। तो ऐसे अगर आप ऐसे सक्सेस के चक्कर में पड़े हैं तो आप लोग खुद सोचिए। एक चंद्रशेखर आजाद था जिसने पार्लियामेंट में जब भी उसको तो कम ही समय मिलता ही है, क्योंकि उनको गिनती निर्दलीय में होती है तो उनको मुश्किल से 5 या 10 मिनट, लेकिन वो बिल पर बोले कि ये माइनॉरिटी के अधिकार पर हनन है ये बिल। तो आप लोग को समझने की जरूरत है। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में हमारे माइनॉरिटीज का यानी मुस्लिम समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व हुआ करता था राजनीति में। एक से एक कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनके एक फोन कॉल पे डीएम की कुर्सियां हिलने लगती थीं। एक दौर वो था। आज आप लोग याद करिए, आज की डेट में कोई एक नाम याद करिए मुस्लिम समाज के नेताओं में जिसके फोन पर एसएचओ का थानेदार अगर खड़ा हो जाए तो आप बताइए, कोई नेता नहीं बचा है। माननीय आजम खान जी का जो हाल है आप देख सकते हैं। उनके लिए बताए कितने लोगों ने आंदोलन किया, वही एक नेता इसमें मौजूद हैं। बाकी किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, किसी का एनकाउंटर कर दिया गया, किसी को स्लो पॉइजन देकर के निपटा दिया गया जेल में ही। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो एक फार्मूला तैयार किया था दलित मुसलमानों का, दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, मान्यवर कांसीराम साहब के उसी फार्मूले ने इस उत्तर प्रदेश की सियासत में कई नामचीन हस्तियां पैदा की थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चाहे वो अनुसूचित जात का रहा हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का रहा हो, चाहे पिछड़े वर्ग का रहा हो। पिछड़े वर्ग में स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनका वर्चस्व था, आज के जो नेता हैं टेबल मंत्री, स्टूल मंत्री, उनकी कितना पावर है आप लोग देखते हैं। उस दौर में मान्यवर कांसीराम साहब के दौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुख्तार अंसारी और बहुत सारे कद्दावर नेता हैं, इनका जो रुतबा था आज आप बता दीजिए क्या शहनवाज हुसैन का है? काट के उल्लू हैं। जब उनको डिबेट करना होता है किसी मुद्दे पर तब उनको सामने कर दिया जाता है टीवी में, उसके बाद कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हमारे समाज में, अनुसूचित समाज में बहन जी, इसके साथ में लालजी वर्मा जी, बहुत सारे कद्दावर नेता थे जिनकी एक आवाज पर तो एकदम सब कुछ हो जाया करता था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग अपने अधिकारों के लिए एक हत्या जैसा गंभीर अपराध हो जाता है, उसमें भी हमको प्रदर्शन करना पड़ता है थानों पे जाकर के, तब जाके कहीं मुकदमा पंजीकृत होता है। कई जगह ऐसी स्थितियां आती हैं कि आज मुकदमा भी नहीं दर्ज होता है, उल्टा हम लोगों पर केस होता है। थाना कमरौली गवाह है। हमारे भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष जगदीशपुर के जो है कुंवर बहादुर पासी, उन पर मुकदमा लिखा गया। हमारे भीम आर्मी के साथी नियामा से रजनीश गौतम पर मुकदमा लिखा गया। हमारे भीम आर्मी के साथी अखिल अम्बेडकर, अखिल पासी जी हैं, उन पर मुकदमा लिखा गया। हम लोग एक मामले को लेकर के कमरौली थाने में पहुंचे हुए थे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, उल्टा हम पर मुकदमा लिख दिया गया। तो ये स्थितियां पैदा हो चुकी हैं और आने वाला समय इससे भी बुरे दिन लेकर के आएगा अगर आज हम नहीं सहते, अगर आज हम नहीं संभले। हमें आपको संभलना होगा। और ये पंचायत चुनाव आप समझिए, SIR इसमें चल रहा है, प्रक्रिया बहुत जोर शोर पे चल रहा है, जिसको कहते हैं मतदाता पुनर्निरीक्षण। हिंदी में जितने मतदाताएं हैं उनका पुनर्निरीक्षण हो रहा है कि ये वैलिड है कि क्या है क्या नहीं है। मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें एक संदीप चौधरी करके एक पत्रकार है BP पे, उन्होंने कहा सरकार को इतनी उतावलापन क्यों है, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने हैं, इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं, इतनी हड़बड़ी में क्यों है कि जल्दी से जमा करो, जल्दी ये करो, जल्दी वो करो। घई किस बात की है सरकार को? दरअसल ये जो हो रहा है इस पे आप लोग जरूर भाग लें, फॉर्म जरूर भरें और सही भरें। बहुत सारे जगह कंप्लेनें आ रही, शिकायतें आ रही हैं कि केवल ऊपर से एक कॉलम भर लिया जाता है, नीचे को दोनों कॉलम छोड़ दिए जाते हैं। ये गलत है। सही जानकारी भरें, सटीक जानकारी भरें। BLO कितना भी कहे कि बस ऊपर का भर दीजिए बाकी हम कर लेंगे, नहीं, हमारे सामने नीचे वाला भी भरिए।
हमारे पिताजी का नाम था 2003 में, हमारे पिताजी का विवरण हमारे सामने भरिए। मेरा नाम था 2003 में, मेरा विवरण मेरे सामने भरिए। आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि जो ये विचारधारा के लोग हैं, ये जो पंचायत चुनाव है ये उनकी जड़ है, उनको यहीं से उनको ताकत मिलती है, और ये पंचायत चुनाव में फिर से यहाँ पर वो कब्जा करना चाहते हैं। तो आप लोग सतर्क रहें और उनको पंचायत चुनाव में शिकस्त दें, अपने संविधान को बचाएं, अपने अधिकारों को बचाएं। संविधान बचा रहेगा तभी आपके आने वाली पीढ़ी, हम सबकी तो बीत गई, आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा सुरक्षित रहेगी, उनके लिए रोजगार सुरक्षित रहेगा, उनके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसलिए संविधान बचाओ और सही लोगों को वोट दो, उनको आगे बढ़ाओ। नहीं तो फिर जैसे दादी ने झीला था, जमींदारी प्रथा फिर से आ रही है, शुरू भी हो चुका है। फिर से आपके बच्चे गुलाम बनेंगे, चमार फिर से जो है डांगर उठाएगा, पासी फिर से शोर चराएगा, कोरी फिर से मजदूरी खेतों में काम करेगा, फिर वही दौर आएगा, जानवर जैसी जिंदगी होगी। अगर आप उस जिंदगी में चाहते हैं कि हमारे बच्चे न जाएं, तो आप अपने अधिकारों को जाने, पहचाने और सजग हो जाएं। जय भीम, जय संविधान।